लोग आज कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन का चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने हैं। उसमें से हम न्यूमेरिकल आपको एक एक क्वेश्चन बताते जाएंगे। केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी हैं। बिकॉज आप देखो ना तो नीट का पेपर में 45 करने रहते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में से अराउंड 26-27 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल रहते हैं और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो एकदम सीधा सीधा रटे मतलब 27-28 क्वेश्चन तक कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो नॉन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई ऐसा दिख भी रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसा तो वो एक्चुअली में न्यूमेरिकल नहीं होता बल्कि वो किसी कंसेप्ट का फैक्ट होता है। तो उसको भी कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी होती है। जे मेंस में आईटी जे मेंस में 30 क्वेश्चंस में से मिनिमम 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो नॉन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा और आप क्वेश्चन को पॉज करिए, फिर अपने आप से ट्राई करिए। क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर जब ना निकले तब मेरा सोल्यूशन देखिए। ऐसी मेरी आग्रह है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ढेर सारी होती रहेगी, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following draws no current from the voltage source being measured? कौन सा इसमें से है, ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, which of the following draws no current from the voltage source being measured? वोल्टेज सोर्स से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। मीटर ब्रिज ड्रॉ करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये भी ड्रॉ करता है। पोटेंशियोमीटर तीसरा ऑप्शन है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है आपका, पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता सोर्स से। अगला है नल ब्रिज, तो कोई मतलब ही नहीं है। इन तीनों में जो बेटर ऑप्शन था वो पोटेंशियोमीटर था नल डिफ्लेक्शन वाले केस में। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, इन अ पोटेंशियोमीटर द नल पॉइंट इज रिसीव्ड एट 7th वायर। If now we have to change the null point at the 9th wire, what should we do? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप क्वेश्चन को एक बार पॉज करके देखिए। लिखा है, इन अ पोटेंशियोमीटर द नल पॉइंट इज रिसीव्ड एट 7th wire. If now we have to change the null point at the 9th wire, what we should do? 7th वायर से 9th वायर, मतलब जो हमारा स्केलिंग बना है ना वो 7th वायर से 9th वायर, जैसा कि हम लोग पोटेंशियोमीटर में बनाते हैं। आपको ध्यान होगा पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे 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 बना लेते हैं, फिर उसमें लिखते हैं कि बहुत बड़ा सा। तो जो हमारा पहले था, मान लो कि जो हमारा नल पॉइंट कुछ भी बना ऐसे बनाया हमने, इधर में मिला करके पहले यहाँ बना, ये 7th वायर था, और फिर और थोड़ा सा और आगे बढ़ाए। दोबारा से हमने कहा कि नहीं ये गैल्वेनोमीटर एडजस्ट करता था, लेकिन अब की बार ये 9th पॉइंट पे जाकर के क्या मिला हमको, नल रिफ्लेक्शन मिला। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी शुड डू। तो ऐसा करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के वायर का रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। तो अपने को क्या करना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है। तो इसमें से जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में अटैच रेजिस्टेंस इन सीरीज विद बैटरी, increase resistance in main circuit, decrease resistance in main circuit, decrease applied EMF। तो ठीक बात है, मेन सर्किट का आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है ताकि पैरेलल का पोटेंशियल सेम मेंटेन करना। अगला क्वेश्चन है, a cell can be balanced against 110 centimeter and 100 centimeter of a potentiometer of wire respectively with and without being short circuited through resistance of 10 ohm. इट्स इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो ये तो बहुत सीधा सवाल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें ध्यान होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने फार्मूला यूज कर रखा है। ये फार्मूला हमने यूज करके रखा है, R = R L1/L2 - 1। ऐसा हो गया। हमें जो डेटा गिवन है, R की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और L1 अपने को कितना गिवन है, 110 और L2 कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर -1। यहाँ से इसको सॉल्व करा तो ये क्या आ गया, 10, और ये क्या आ गया, 1.1 -1। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा,
0.1 into 10 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1 ओम। आंसर कौन सा हो गया पहला 1 ओम। अब ये शॉर्ट सर्किटेड का क्या मतलब था यार, अगर आपको ध्यान होगा तो पोटेंशियोमीटर में अभी आपने देखा पोटेंशियोमीटर में हम ऐसे जो सेलियर बैटरी लगाए थे ये ऐसे लगाए थे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये था, ये गैल्वेनोमीटर था। शॉर्ट सर्किटेड कहने का मतलब हमने इधर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम और ये गैल्वेनोमीटर रहा। और अब हम यहाँ पर पहले यहाँ पर एक स्विच रखते हैं फिर यहाँ पर स्विच रखते हैं, तो पहले इससे नल रिफ्लेक्शन देखा फिर इससे नल रिफ्लेक्शन देखा, जब इससे नल रिफ्लेक्शन देखा तब कितना मिला L1 और जब इससे नल रिफ्लेक्शन देखा तब हमें कहाँ पर मिला L2 पर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है the circuit shown here is used to compare the EMF of two cells E1 and E2. E1 is greater than E2, the null point is at C, the null point is at C. When the galvanometer is connected to E2, galvanometer is connected to E2, the null point will be अच्छा क्या है ना, देखो इसमें गिवन है E1 is greater than E2 हमारा जो क्वेश्चन था मैं इसे पूरा ड्रॉ करूं, ये आपका B है, इधर में आपका C था और यहां से दो बैटरीज जुड़ी हुई है। ये अपना E1 है और ये अपना E2 है। अभी इन्होंने यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, जब ये गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है तो ये नल रिफ्लेक्शन कहाँ मिला C, और इन्होंने इसमें कंडीशन दी हुई है कि E1 इज ग्रेटर देन क्या है E2। अब इन्होंने कहा E1 इज ग्रेटर देन E2 है, मतलब E1 बड़ा है, ये वाला सेल बड़ा है। इन्होंने कहा कि अगर हम इसका कनेक्शन E2 से कर दें, यानी यहां से इसको कनेक्शन दे दें, तब ये नल पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा, मतलब ये जो नल पॉइंट हमें जॉकी है, नल पॉइंट हमें कहां मिलेगा, टुवर्ड्स B मिलेगा या अवे फ्रॉम द B मिलेगा, मतलब राइट साइड ऑफ C मिलेगा या लेफ्ट साइड ऑफ द C मिलेगा। तो बहुत सीधी सी बात है यार, E1 पोटेंशियल बड़ा है, E1 पोटेंशियल अगर बड़ा है तो इसके पैरेलल का पोटेंशियल बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। E2 छोटा है तो जब हम E2 से नल डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे होंगे पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसी नाते से नल डिफ्लेक्शन देता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक छोटे पोटेंशियल पे जाएगा तो ये यहाँ का रेजिस्टेंस हमें घटाना पड़ेगा, यहाँ का रेजिस्टेंस हमें घटाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द C, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है a potentiometer wire of length L and a resistance R are connected, a potentiometer wire of length L and a resistance R are connected in series with a battery of EMF E0 and a resistor R1, and a known EMF is balanced at length L of the potentiometer wire. The EMF E will be given by, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ध्यान आता है क्वेश्चन है ये था जो पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड, इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो स्मॉल आर गिवन था, ठीक बात है। तो करंट I इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर E0 अपॉन R1 प्लस क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और हमें मालूम है पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल क्या होता है I R अपॉन क्या हो जाता है कैपिटल R। एक्चुअली ये जो स्मॉल r मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये कैपिटल R जब पढ़ाया गया तब कैपिटल R करके पढ़ाया है कि नहीं, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या दिया, सीरीज विद और सॉरी एंड और रेजिस्टेंस स्मॉलर, ऐसा गिवन है। तो इस नाते से हमारा जो रेजिस्टेंस दिया उसको हमने क्या ले लिया, स्मॉल आर ले लिया फिलहाल के तौर पर। जो हमारा है ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, कहां पर है, लेंथ एल, स्मॉल एल, लेंथ स्मॉल एल, और तब ये रिलेशन बन जाएगा तब ये रिलेशन बन जाएगा हमारा के प्लेस पर ये आ जाएगा, तब E इज इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या है, I स्मॉल r अपॉन कैपिटल L इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल l। और अब यहां से I की वैल्यू, ये वाली I की वैल्यू यहां रखना, तो क्या हो जाएगा, ये E इज इक्वल्स टू I की वैल्यू क्या थी, E नॉट अपॉन R1 प्लस स्मॉल r, डिनोमिनेटर में ये पूरा क्या होगा I इंटू क्या था, स्मॉल r स्मॉल l अपॉन क्या हो गया, कैपिटल L। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये है ईएमएफ की। तो मुझे लगता है इसमें से आंसर जो सही हो जाएगा वो E नॉट R, बी आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electron is traveling horizontally towards east, a magnetic field is vertically downward direction, exert force on the electron along। बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट। जब भी आपको ईस्ट वेस्ट लेना हो ना, तो आप अपने मुंह की तरफ क्या मान लो, ईस्ट, और पीठ की तरफ क्या मान लो, वेस्ट। और ध्यान रखना, दाहिना हाथ राइट हैंड, दाहिना हाथ दक्षिण, दाहिना दक्षिण, ये हमारा दक्षिण हमेशा ऐसे सेट कर लिया, और बाएं हाथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा था भैया, इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, इलेक्ट्रॉन आपके मुंह की तरफ आगे बढ़ रहा था, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी वजह से इक्विवेलेंट करंट या हम पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन किधर मान लेंगे, टुवर्ड्स वेस्ट, पीछे की ओर मान लेंगे। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर, नीचे की ओर है। तब इस पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, हम V क्रॉस B लेंगे, तो वेलोसिटी किधर की ओर है, हमारे पीछे की ओर, ऐसे हाथ लगाया, ऐसे पीछे की ओर किया, नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, V क्रॉस B किधर हो गया, टुवर्ड्स राइट, राइट बोले तो क्या हुआ, दक्षिण, दाहिना हाथ दक्षिण बोले तो साउथ, ध्यान रहेगा, ये साउथ हो गया। और अगर किसी को मन करा सर ये तो राइट परपेंडिकुलर है, इस नाते से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, तो इसमें से ध्यान करो, ये है F, ये है क्या B, ये क्या है I, B किधर था नीचे, I किधर था ऐसे आपके पीछे की ओर, तो आपके राइट साइड में, आपके राइट साइड में यानी कि दाहिने हाथ की तरफ, यानी कि साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यानी आंसर इसका क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल of charge 10 to the power minus 12 coulomb moving along the x direction with a velocity 10 to the power 5 meter per second experiences a force of 10 to the power minus 10 newton in y direction due to the magnetic field, then the minimum magnetic field is। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें मालूम है फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस फोर्स वाला फार्मूला F इक्वल्स टू QVB, F इक्वल्स टू QVB। क्वेश्चन है F इज इक्वल्स टू QVB, तब B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्या हो जाएगा QB, और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन, 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन अपॉन QV, चार्ज कितना है 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, एंड वेलोसिटी कितनी है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये मिलेगा हमको क्या, ये माइनस 10 माइनस 12, 10 पावर माइनस 2 डिनोमिनेटर में बचेगा, यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो जरा फिर से एक बार इमेजिन करिए। इन्होंने कहा पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 पावर माइनस 12 कूलम इज मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन, अलोंग द x डायरेक्शन बोले तो आपके लिए मैं बात करूँ ना,
आपके लिए अपने राइट साइड में पॉजिटिव, जब कुछ नहीं दिया इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपके लिए मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, पार्टिकल ऑफ चार्ज 10⁻12 कूलम, -12 है, इसका मतलब चार्ज नेगेटिव नहीं भाई, ये मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मतलब इधर की तरफ क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स 10⁻10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, और जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया होगा, तो ये था एफ, ये था बी, ये था आई, आपको ध्यान होगा एफ बी आई, तो बी को ढक लीजिए ऐसे, ये हमारा बी था और ये क्या था, आई था ऐसे। अब आई किधर की ओर है, आई किधर की ओर है, ट्रेवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये इधर है, ये इधर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, आपका जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूविंग along the x direction and it experiences the force along the positive y direction, along the positive y direction, तो ये रहा f b i, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, along z डायरेक्शन, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, along z डायरेक्शन, ये अंदर या बाहर, z डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, तीनों में आंसर z ही है, कुछ करना ही नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन है, अ करंट कैरिंग वायर ऑफ एरिया ए, लेंथ L, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स L is placed in a region external magnetic field B, what will be the net force on the charge carriers, चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अ करंट कैरिंग वायर ऑफ एरिया ए, लेंथ L, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज स्मॉल n, placed in a region external magnetic field B, what will be the net force acting on the charge carriers, चार्ज कैरियर्स पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो कैसे पता करेंगे, तो चार्ज कैरियर्स पे जो फोर्स लग रहा होगा वो एक्चुअली कितना होगा, तो क्या होगा QVB, ये क्या होगा QVB, बहुत सुंदर बात है QVB। अब चार्ज कितना निकालना, और वो भी V क्रॉस B, चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम n इनटू वॉल्यूम के लिए लिख देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ये वैल्यू यहां उठा करके रख दिया हमने, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये इनटू Q, ये तो क्या था, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था ना, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज, ये टोटल चार्ज Q डैश था, ये Q डैश था, तो अपने को जो यहाँ पे फार्मूला मिला, यहाँ पर जो मिला टोटल वॉल्यूम नंबर के लिए NaL मिल गया, और जो फार्मूला हो गया फोर्स F इक्वल्स टू Q डैश मान लिया यहाँ पे, तो V क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा NaL इनटू क्या हो जाएगा Q इनटू V क्रॉस B, ये क्या है, फोर्स है किसके ऊपर, चार्ज कैरियर्स के ऊपर लगने वाला। अगला क्वेश्चन है, अ करंट कैरिंग क्लोज लूप in the form of right angle isosceles triangle ABCD is placed in a uniform magnetic field acting along AB. If the magnetic force in the arm BC is F, then the force on the arm AC is, तो बहुत सुंदर बात है, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, हमने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, जब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल के प्लेन में होती है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या बना रहता है, जीरो, उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या बना रहता है, जीरो। इस नाते से आपको ध्यान होना चाहिए, अगर इस पर नेट फोर्स जीरो करना है, इस पर नेट फोर्स जीरो करना है, तो ये वाला जो बात हमने बनाई, डायग्राम बना है ऐसे, ये डायग्राम ऐसे बना है, आपने कहा साहब इसके ऊपर फोर्स कौन से पे इस प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग AB, ये था A, ये था B और ये क्या था C, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यानी इस सेगमेंट पे तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं,
चाहे करंट चाहे जैसी हो। फिर इन्होंने कहा ये सेम प्लेन में इस वजह से नेट फोर्स 0 होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया ऑन बीसी, बीसी पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, तो जाहिर सी बात है एसी पर फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ लग रहा होगा ऊपर की ओर, एफ लग रहा होगा ऊपर की ओर ऐसे। तो अगर ये प्लस एफ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत प्यारा है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है QV अपॉन 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी n इक्वल क्या होता है, QV अपॉन 2 पाई m। हमने चार्ज की वैल्यू रखी 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम इनटू मैग्नेटिक फील्ड हमने इन्होंने दे रखी थी 1 टेस्ला अपॉन 2 into 3.14 इनटू मास कितना था, ये इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 9.1 into 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -31। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.6 अपॉन 2 into 28.21 into 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 11। और इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये कितना आ जाएगा 28 into 10 टू दी पावर -9 और इसको हम लिख सकते हैं 29 प्लस 9 28 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज 28 गीगाहर्ट्ज। मेगा होता है 10 पावर 6, गीगा होता है 10 टू पावर 9 और टेरा होता है 10 पावर 12। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा है। An electron is moving in a cyclotron at a speed of 3.2 into 10 power -7 meter per second in a magnetic field of 5 into 10 to the power -4 Tesla perpendicular to it. What is the frequency of this electron? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार फिर से सेम फार्मूला लगा, एक बार फिर से सेम फार्मूला लगा। हमारा क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी निकालना था, तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू एक बार फिर से वही क्या आ गया QB अपॉन 2 पाई m हम लेते हैं n फ्रीक्वेंसी। चार्ज यहाँ पे कितना है, चार्ज यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 into 10 पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी 5 into 10 पावर -4 अपॉन 2 into 3.14 into मास कितना 9.1 into 10 to the power -31 kg, 10 to the power -31 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो कितनी आ जाएगी 1.4 into 10 to the power 7 हर्ट्ज, 1.4 into 10 पावर 7 हर्ट्ज। यानी आंसर कौन सा सही हो गया, बी। आंसर कौन सा सही हो गया, बी आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है which of the following figures correctly depicts the direction of the magnetic field of current carrying coil। बहुत बढ़िया है, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत ध्यान से पहले ऑप्शन में जरा देखो, पहले ऑप्शन में देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से घुस रही है ऊपर की ओर निकल रही है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में क्या गड़बड़ी है, ऊपर से एंट्री कर रही है और नीचे से निकल जा रही है। पहला और दूसरे में अब कौन सा सही निकलेगा, तो करंट की डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखें, करंट की डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखें तो पहले और दूसरे वाले में जरा देखो क्या अंतर आ रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो दोनों एक जैसी बनाई है, लेकिन और करंट की भी डायरेक्शन दोनों एक जैसी बनाई है, और करंट की भी डायरेक्शन दोनों एक जैसी बनाई। बस अंतर क्या है, ध्यान से देखना। पहले वाले फिगर में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है। अब इस करंट के लिए अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो ये बाहर की ओर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा और ये उस आपके गिवन कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अदर हैंड जो दूसरा फिगर है उसमें भी कुछ ऐसा ही बना है और करंट की डायरेक्शन भी बाई चांस ऐसे ही है, लेकिन जब हम इसमें करंट की डायरेक्शन भी बाई चांस इसमें ऐसे ही है तो यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी वाली होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बना क्या दिया है, ऐसे नीचे की ओर बना दिया जो कि पॉसिबल नहीं है।
सेम डायरेक्शन की करंट थी, इस नाते से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होनी चाहिए थी। सी और डी तो बिल्कुल भी गलत बात है, ऊपर से निकल रहा है जिससे लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई सोर्स इसके सेंटर पे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो डी ऑप्शन है इसका, दोनों तरफ से एंट्री कर रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिलहाल के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी each of length L carry the same current I. Wire A is bent into a circle of radius R and wire B is bent in the form of a square of side A. If BA and BB are the values of the magnetic field at the centers of the circle and square respectively, then the ratio BA upon BB। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने का है। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ एल कैरी द सेम करंट आई। वायर ए इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड वायर बी इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर साइड स्मॉल ए। इफ BA and BB are the values of the magnetic field at the centers of the circle and square respectively, then the ratio BA upon BB। पॉज करिए, ट्राई करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको ध्यान होगा, एक सर्कल है, इसका रेडियस इन्होंने कितना बताया है, इनका रेडियस इन्होंने बताया R। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें करंट I है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो इन्होंने बताई BA कितना होता है, μ0/2 I/R हो जाएगा। और हमें मालूम है क्या, 2 पाई R क्या होता है L, जैसा कि लेंथ इन्होंने स्मॉल दे रखा, तो R क्या हो जाएगा L/2 पाई। वैल्यू यहाँ रखी तो BA कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड BA कितना आ जाएगा, μ0/2 I/R के प्लेस पे क्या लिख देंगे, L/2 पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा और रिलेशन मिल जाएगा BA μ0 I इंटू पाई अपॉन क्या हो जाएगा L। ये सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। और ऐसे हमने अगर बनाया, क्या स्क्वायर बनाया, ये हमारा स्क्वायर रहा, ये स्क्वायर है, तो चारों साइड्स की वजह से, एक साइड की वजह से निकाले, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ध्यान से समझना, यहां से लेकर के यहां तक ऐसे, ये रहा स्क्वायर का ये रहा सेंटर, ये एंगल कितना 45 डिग्री, ये एंगल कितना 45 डिग्री। एक साइड की वजह से निकाल दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि करंट सेम डायरेक्शन में सबकी है। अब जरा ध्यान से देखना, इसकी वजह से, एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम बात करें टोटल BB क्या होगा, तो 4 इंटू μ0/4 पाई I/R जो होता था उसकी डिस्टेंस, यहाँ पर इसका सेंटर यानी यहाँ हाफ हो जाएगा, और इसकी साइड कितनी गिवन है, स्मॉल a, तो ये कितना हो जाएगा A/2, ये कितना हो जाएगा A/2। और यहाँ से फिर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45। और अब इसके बाद फिर ये BB कितना हो जाएगा, BB कितना हो जाएगा 4 इंटू यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा μ0/2 पाई I/A और साइन 45 प्लस साइन 45 बोले तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो गया 2/√2, तो फाइनली आ कितना गया √2, ये हो गया √2। और हमें मालूम है ए और लेंथ में क्या रिलेशन है, तो 4a, a प्लस a, चारों साइड्स का सम क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू L, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा L/4, ये वैल्यू इधर में रखी, तो BB इक्वल टू यहाँ से ये कितना हो गया था 2 हो गया था, तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 μ0 I √2 अपॉन यहाँ पे क्या था
ये क्या था पाई, और स्मॉल ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा L/4, L/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 4, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 8 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल इंटू कितना हो जाएगा √2। और अब इन दोनों का रेशियो, तो बी ए अपॉन बी बी, दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन एल, और ये म्यू नॉट अपॉन 8 √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, एल यहाँ से कैंसिल, म्यू नॉट आई कैंसिल, ये पाई ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया कितना बी ए अपॉन बी बी, दिस इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 √2 पाई स्क्वायर अपॉन 8 √2, यानी आंसर कौन सा हो गया डी, आंसर कौन सा हो गया डी। अगला क्वेश्चन है a long straight wire of radius A carries a current, steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field B and B dash at the radial distances A/2 and 2A respectively from the axis of the wire. तो आपको ACL लगाना पड़ेगा, पूरा ACL लगा करके अगर बताऊं, मुझे तो आंसर ऐसे रहता है, लेकिन ध्यान देना, ऐसे कोई वायर है, इसमें से करंट कितनी जा रही है, करंट आई जा रही है, इन्होंने कहा कि ये इसका एक्सिस है। हमारा ACL का सबसे पहला स्टेप क्या था, फाइंड द एक्सिस ऑफ करंट, आपने फाइंड कर लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या था, ड्रॉ द परपेंडिकुलर या मीट द पॉइंट, हमने मिला दिया। किस डिस्टेंस से, इसकी रेडियस कितनी थी a थी, इसकी रेडियस कितनी थी a, और ये कहां से लेके जा रहा है, कहां पर हम पूछे A/2 पर, तो फिर यहाँ से हमने इसको मिला करके और एम्पियर सर्कल ड्रॉ किया। इसके अंदर आने वाली टोटल करंट हमने जब फाइंड करा तो इसके अंदर आने वाली टोटल करंट सिग्मा आई इक्वल्स टू करंट डेंसिटी बोले तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इनटू यहाँ की एरिया पाई ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो सिग्मा आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से सिग्मा आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई अपॉन 4। और फिर दोबारा से इन्होंने कहा कि अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए तो वही ACL अप्लाई किया, B डॉट DL इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई, यहाँ से B डॉट DL कितना आ जाएगा 2 पाई A/2 B इंटू L पूरा सरकमफेरेंस, और उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई R होता है तो 2 पाई A/2, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और I के प्लेस पे कितना आ जाएगा I अपॉन 4। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये B1 रहा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिल क्या जाएगा म्यू नॉट अपॉन, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 पाई, और ये क्या आ जाएगा I अपॉन A, ऐसा मिला हमें, ऐसा मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। ये रिलेशन रहा किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इंटीरियर पॉइंट A/2 पर। और दोबारा से B2 इस पॉइंट के लिए बात करी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बात करी तो टोटल जो हमने सरकमफेरेंस को तो बनाया, एम्पियर सर्कल बनाया, तो हमें टोटल करंट मिल गया, तो डायरेक्टली सिग्मा आई इक्वल क्या हो गया आई, और अब की बार फिर हमें क्या मिल गया B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डायरेक्टली A की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, इसकी रेडियस कितना गिवन है 2a, शायद 2a गिवन है, हमें कितना गिवन है 2a गिवन है। इसको जब सॉल्व करा तो B2 इक्वल्स टू ये 2 2 4 हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन क्या हो गया A, और अब अगर इन दोनों का रेशियो देखोगे तो B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1:1, यानी आपका आंसर जो हुआ वो कौन सा सही हो गया, B सही हो गया। ध्यान होगा तो वो क्या था B इक्वल्स टू, वो क्या था B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन R स्क्वायर इंटू क्या था स्मॉल r। यहाँ पर
यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू कितने ले लोगे, ए स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या ले लोगे, a/2। तो आपको फिर से वही फार्मूला मिल जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर, और स्मॉल आर के प्लेस पे क्या लिख देंगे, a/2। तो ये कितना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और मेरा ख्याल है ये यही वाला वैल्यू है, ये b1 था तो ये भी b1 है, और b2 का वही तरीका था। ये दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन था for a cylindrical conductor of radius small a, which of the following graph shows a correct relationship b versus small r for a cylindrical conductor of radius। देखो जब ऐसे दिया cylindrical conductor ना, तो आप ऐसा ना मान के चलिए कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो हॉलो कंडक्टर है। जब ऐसा दिया है सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो आप ऐसा ना मान के चलिए कि इसमें एसी फ्लो कर रहा है, क्योंकि इन दोनों केसेस में सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ करती थी, जीरो हो जाया करती थी। जब ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर दे रहा है तो सॉलिड डायरेक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला ग्राफ आपको ध्यान होगा। तो ये हमने बनाया, ये हमारा सिलेंडर था और ये इसका एक्सिस था, यहाँ से लेकर के सेंटर से लेकर के सर्कमफरेंस तक जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R, और ये B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल r, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये फार्मूला था, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, C। अगला क्वेश्चन है, which of the following represent a correct figure to display the magnetic field lines due to a solenoid। ध्यान करिएगा, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड एट नॉर्थ पोल, पासिंग थ्रू द साउथ पोल। हमारा ऐसे अगर कोई सोलेनॉइड है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे जा करके फिर ये ऐसे आ रही होगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे चल करके ये ऐसे आ रही होगी। तो यहाँ एंड्स पे थोड़ा थोड़ा दूर गई, यहाँ पर एंड्स पर ये थोड़ा थोड़ा ऐसे गई होगी, और ये बिल्कुल ऐसे गई होगी, और बीच से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर ऐसी दिखाई पड़ेगी, एकदम सेंट्रल वाली, जो बिल्कुल ऐसे सीधी होगी। अब आपको डायरेक्शन चाहे, अगर ये नॉर्थ रहा होगा तो ऐसे बना दीजिए, और अगर साउथ रहा होता तो यहीं से एंट्री करते हुए आप बना देते, जैसा कि इसमें है, इसका ठीक उल्टा आप बना देते ऐसे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से पूरा इसका ट्रांसफर सेक्शन ले लीजिए, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा सही वाला, वो कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन एनक्लोज्ड बाय वायर टर्न्स इज गिवन बाय। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, B = म्यू नॉट एन आई। यही सोलेनॉइड के लिए भी होता है और यही टोरॉइड के लिए भी होता है। जरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन में म्यू नॉट एन एल, बल्कि इन्होंने इसमें दिया है फॉर टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन एनक्लोज्ड बाय वायर टर्न्स इज गिवन बाय। अच्छा, अब इन्होंने पहला वाला तो सीधा सीधा दिख रहा है म्यू नॉट एन आई, लेकिन उसमें ध्यान रखना स्मॉल एन को इन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। और आगे बढ़िए, अगर आप नंबर ऑफ टर्न के टर्म में लिखना है तो इसको हम लिख पाएंगे B = म्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N अपॉन क्या था, कैपिटल L इनटू क्या था, I, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर स्मॉल एन, ये बिल्कुल भी गलत बात है, दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है, म्यू नॉट आई, ये भी गलत है। डी ऑप्शन, अब यहाँ पर डी ऑप्शन में एल जो है ना, वो टोरॉइड का हमारा जो है, वो टोरॉइड का हमने क्या ले लिया, लेंथ ले लिया। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, जितनी इसकी रेडियस होगी, रेडियस का 2 पाई आर, एल इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर, वैल्यू यहाँ रखो, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई अपॉन क्या हो गया, ये इसका रेडियस आर, जो भी दिया स्मॉल आर है, कैपिटल आर है। कौन सा क्वेश्चन था, ये स्मॉल आर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा आंसर मिलकर के आ गया, बहुत प्यारा आंसर मिलकर के, अगर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई बाई आर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, if two parallel current carrying conductors placed 1 meter apart in vacuum are placed such that each carries 1 ampere current, then there is a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter. आपको ध्यान होगा ये एम्पेयर की डेफिनेशन था भाई, एम्पेयर का डेफिनेशन था। आपने कहा था कि F अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F अपॉन एल ये क्या हो जाता है, यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन क्या हो जाता है R। हमने कहा था कि अगर ये सारी वैल्यूज 1 1 ले ली जाएं तो इसकी वैल्यू फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 into 10 पावर माइनस 7 आ जाएगा। ये अगर 4 पाई होता तो 10 पावर माइनस 7 केवल रहता, उसे से 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखेंगे, 2 into 10 पावर माइनस 7, और ये क्या हो जाएगा I1 I2 अपॉन R के प्लेस पर I1 I2 1 1 ले लीजिए, R कितना ले लीजिए 1 ले लीजिए, तो F अपॉन L is equals to 2 into 10 to the power minus 7 for किसके लिए, I1 is equals to I2 this is equals to कितना 1 एम्पियर and R is equals to कितना 1 मीटर। और यही क्वेश्चन है, यानी कि आंसर आपका सही हो जाएगा 2 into 10 power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। अगला क्वेश्चन है, two identical non conducting wires AOB कहीं मेंशन नहीं है and COD are placed at right angles to each other। अच्छा, AOB with one above the other such that O is their common point of the for the two. The wires carry I1 and I2 currents respectively. Point P is lying at a distance D from O along the direction perpendicular to the plane of the wire containing wire. The magnetic field at the point P will be। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इमेजिनेशन बहुत प्यारा है, इमेजिनेशन बहुत प्यारा है। इन्होंने कहा कि टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स ए ओ बी, मान लो ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा बी, ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर। अब ये रहा सी और ये रहा ओ, ये रहा डी, यहाँ पर एक वायर ऐसे रखा है और एक वायर ऐसे रखा है, ठीक बात है। इन्होंने कहा ईच अदर विद वन ऑन अबव सच दैट ओ इज देयर कॉमन पॉइंट इफ द करंट्स रेस्पेक्टिवली, इसमें करंट मान लो कितनी जा रही है I1 और इसमें करंट जान लो मान लो कितनी जा रही है I2 रेस्पेक्टिवली। पॉइंट P is lying at a distance D from the O along the direction perpendicular plane। ये इसका प्लेन है तो यहाँ पर कहीं D लाई करता है। इस D के लिए I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस D के लिए जो I1 की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे लगाएंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, B is equals to B1 is equals to कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा I1 अपॉन कितना हो जाएगा D, I1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D, D बोले तो स्मॉल d, ठीक बात है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by R, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। और ऐसे इस वाले के लिए CD के लिए, CD वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, ऐसा कुछ दिया है, पॉइंट P लाइन द डिस्टेंस along the direction perpendicular plane। तो इस पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से नीचे हुई थी और इसकी वजह से किधर होगी, इधर होगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इन दोनों की वजह से ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड आया, ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड आया, ये कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा I2 अपॉन कितना हो जाएगा D। अब इन दोनों का, इसकी डायरेक्शन किधर है, along नेगेटिव CD, मतलब ये नीचे की तरफ ऐसे मान लीजिए, और इसके लिए ये टुवर्ड्स राइट ऐसे मान लीजिए। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस नाते से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो V1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर, B नेट इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब वही वेक्टर एडिशन, तो ये B नेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन सबों को रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाई D, ये बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 अपॉन D, ऐसा बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा I1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा I2 स्क्वायर।
I1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a square loop ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I. The net force on the loop will be, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखने वाली बात है। यहां से ऐसे ये वायर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है, इसके बगल में ऐसे लूप रखा है और हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है L/2 और ये वाले इसकी लेंथ कितनी है L, और इन्होंने इसमें दे रखा कि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में ऐसी होगी, ये तो कंफर्म हो गया, ऐसे होगी, ये बात तो कंफर्म है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वो ऐसे, वो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमने कहा FBI, बी किधर है, इधर की तरफ, आई किधर, इधर की तरफ, तो फोर्स इधर हो जाएगा। मतलब इस वाले पे जो फोर्स लगने वाला है, इस वाले पे जो फोर्स लगने वाला है वो मान लो F1 है और वो इधर लग रहा है। इस वाले पे अगर ऐसे देखें तो सेम हमारा फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये फोर्स किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, फोर्स ऐसे ऊपर हो जाएगा। इसे मान लो हमने कह दिया क्या, इधर की तरफ हमने F2 कह दिया, और ऐसे इस पे भी फोर्स कितना हो जाएगा F3 इधर की तरफ हो जाएगा, और ऐसे इस पर फोर्स कितना हो जाएगा F4। F2 और F4 क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, F2 इक्वल्स टू क्या होगा F4, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन मेरे मित्रों F1 और F3 इक्वल नहीं होगा, क्योंकि F1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड F3 पे नहीं होगी, तो दोनों का फोर्स अलग अलग होगा। कौन किस पर फोर्स ज्यादा होगा, जो पास होगा, जहां की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो F1 की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, F1 की मैग्नेटिक फील्ड F1 के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, B1 है मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा I B1L, और B1 कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से L/2, ये हो जाएगा I, ये हो गया B और इंटू क्या हो गया L, इंटू क्या हो जाएगा L, इसकी साइड कितनी गिवन है L, तो ये L कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो F1 कितना आ जाएगा, F1 क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा I²। ऐसे ही F2 कितना हो जाएगा, सॉरी F3 कितना हो जाएगा, F2 तो 0 होगा, इससे कोई मतलब नहीं। F3 कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा I ऐसे रहा, और B कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और I अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो L प्लस L/2, तो कितना हो जाएगा 3L/2 इंटू क्या हो जाएगा L, यहाँ से L कैंसिल, 2 कैंसिल, तो F3 कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 3 पाई I², ठीक है ना। और अब हमसे पूछा क्या गया है, नेट फोर्स बताओ। हमसे पूछा क्या गया, कौन सा क्वेश्चन था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पर नेट फोर्स बताओ कितना होगा। द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, तो दिस माइनस दिस, यानी कि F1 माइनस F2, F1 माइनस क्या हो जाएगा F3, F1 माइनस F3, F net इक्वल्स टू यहाँ से F1 माइनस F3, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन पाई I² बाहर ले लीजिए, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/3। F net कितना आ गया 2/3 म्यू नॉट अपॉन पाई I², यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 wires which connects the battery of a car to
to its starter motor carries a current of 300 ampere. During the starting, force per unit length between the wires are 0.7 meter long and the 0.01 meter distance apart is. तो क्या दिक्कत है इसमें? फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है. फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है. कुछ भी नहीं करना अपने लोगों को कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वायर कनेक्ट टू बैटरी ऑफ कार टू इट्स स्टार्टर मोटर कैरीज करंट, यानी कि अपने लोगों को लेना क्या है, अपने को क्या लेना है यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमें मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले यूज किया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा. और यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना -7 और I1 I2 दोनों में करंट कितना है 300 एम्पीयर. तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 300 अपॉन R की वैल्यू कितनी गिवन है, अपॉन R की वैल्यू कितनी गिवन है, R एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.015 मीटर, 0.015 मीटर ऐसा गिवन है. ये कितना हो जाएगा 0.015 मीटर ऐसा. तो हम इसको लिख सकते थे 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 300 इंटू 300, तो 10 पावर 2 यहाँ से बचेगा 10 पावर -3, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 3, यानी डायरेक्टली मैं लिख लूँ ये क्या हो गया 9 अपॉन ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर -3. ये भी कैंसिल हो गया यार, ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 इतना न्यूटन पर मीटर. इसको सॉल्व करोगे तो 5 12 5 60 1.2 इतना न्यूटन पर मीटर, यही आंसर होगा. इतना न्यूटन पर मीटर. कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है. और जो करंट कैरी हो रहा होगा स्टार्टर मोटर के लिए, उसमें एक डायरेक्शन करंट ऐसे जा रही होगी एक में, तो एक में करंट ऐसे जा रही होगी. तो ऐसा फोर्स कैसा होगा इन दोनों के बीच में, रिपल्सिव फोर्स होगा. इसमें फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा. अगला क्वेश्चन है, two thin long parallel wires separated by a distance d carries a current of I ampere in the same direction. They will attract to each other. सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. फोर्स क्या रहेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ऐसे, फोर्स कितना F इक्वल टू कितना म्यू नॉट अपॉन कितना 2 पाई I1 I2 अपॉन D या R होता है और इनटू L होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स म्यू नॉट I स्क्वायर, I1 I2 दोनों सेम है तो 2 पाई D, और रिपेल ईच अदर ने बिल्कुल अट्रैक्ट ईच अदर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और D स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं होगा. तो ये आंसर हो गया, यही आंसर ही हो गया. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्चुअली में ये है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा D, यानी कि आंसर यहाँ पे फिर से एक बार करेक्ट हो जाएगा ए आंसर इज द राइट. अगला क्वेश्चन है a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field in 4 different ways, orientation, first, second, third, fourth. Arrange them in the decreasing order of the potential energy. बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड है पहले वाले में. तो पहले वाले के लिए मैं अगर बात करूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी -mv. दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा 0. क्यों? क्योंकि दूसरे वाले का परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है. और तीसरे वाले के लिए कितना है mb cos थीटा. तीसरे वाले के लिए कितना होगा mb cos थीटा हो जाएगा, mb cos थीटा हो जाएगा. चौथे वाले के लिए क्या हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा -mb cos थीटा, -mb
cos थीटा। और मुझे लगता है कि ये वैल्यूज अगर नेगेटिव में चल रही हैं तो इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रही है यानी कि क्या हो जाएगा माइनस एम बी, यानी फर्स्ट सबसे बड़ा हो जाएगा, फर्स्ट सबसे बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा फोर्थ, उसके बाद फोर्थ, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा फोर्थ के बाद फिर सेकेंड, और बचे ही कौन सा फिर थर्ड बचा, यानी ये हमारा इसका क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है torque on a current carrying loop of magnetic moment m placed in a region of magnetic field b is given by tau is equals to m cross b। बहुत पुराना फार्मूला p क्रॉस e वाले से, यानी आंसर इसका क्या हो गया डी, रटा रटा फार्मूला। करंट लूप इन, अगला क्वेश्चन है और करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट लूप क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्सपीरियंसेस द टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन। ना ऑल ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं हो सकता। एक्सपीरियंसेस से टॉर्क वेदर, टॉर्क तो एक्सपीरियंस करेगा लेकिन सारे ओरिएंटेशन में नहीं। 90 डिग्री जब हो जाता है तो जीरो हो जाएगा। कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, ये वाला बात ठीक है, दो ओरिएंटेशन में ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगला है कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल, नहीं बिल्कुल बात भी नहीं है, एक स्टेबल है अनस्टेबल। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन द टू ओरिएंटेशन वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल, दिस इज आंसर सर, यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है अ सर्कुलर लूप ऑफ 25 टर्न्स एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। If the current in the coil is 6 ampere, the total torque acting on the coil is, तो इसमें टॉर्क कहाँ लगेगा, इसे नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर है, और जब उसके परपेंडिकुलर होता है तब टॉर्क नहीं लगता तब टेंशन लगता है। आपको ध्यान होगा जब हमने बताया था कि ऐसे ऐसे जब ये रहेगा और इसको अगर हमने इसके किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो अब ये रेक्टेंगल न रह करके कैसा हो जाएगा सर्कुलर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा टेंशन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा टेंशन खिंचाव, ठीक है ना। तो फोर्स क्या सॉरी क्या पूछा है द करंट द टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू सिमिलर कॉइल्स आर प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर सच दैट देयर सेंटर्स कोइंसाइड एट द सेंटर द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन coil and the resultant magnetic field of the both coils are same current will be for the same current will be। बहुत सुंदर बात है। तो पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, पहले वाले के लिए हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 i अपॉन क्या हो जाएगा r, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा जब दोनों परपेंडिकुलर रखें ऐसा कुछ केस बन गया, ऐसा बनाया और फिर ऐसा बनाया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, दोनों b भी हैं तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा b√2, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा b√2। तो इन्होंने रेशियो हमसे पूछा है कि रेशियो बताओ किसी वन का अपॉन जो नेट है उसका, तो नेट कितना है b√2 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा b भी कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा 1/√2, यानी आंसर कितना हो गया पहला। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय NIA। बहुत ध्यान से तो पढ़ा हुआ रटा हुआ चीजें फार्मूला होना चाहिए। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है NIA, बिना वाले फार्मूले में भी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है बिना कोई लड़की नहीं, बिना जब बताया था BINA को बिना पढ़ा दिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द EMF। कभी नहीं, ये EMF तब मेजर करेगा जब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर में। इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल बात नहीं है, केवल और केवल करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। बताया इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस, नहीं बिल्कुल बात है। इज अ डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स अ डिफ्लेक्शन व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट कॉइल, बिल्कुल ठीक बात है, ये डिफ्लेक्शन को शो करता है, नहीं करंट इंडिकेटर होता है, हमने कहा था डिटेक्ट द करंट। अगला क्वेश्चन है इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल n turns of area A have the spring of stiffness K if the coil is deflected by angle phi due to the flow of current I in uniform radial magnetic field B, then phi is equals to, तो फार्मूला था भाई
सी थीटा हमने के नहीं लिखवाया, हमने सी लिखवाया था, हमने लिखवाया सी थीटा इक्वल टू क्या था, बी आई एन ए। ये क्या था, मैग्नेटिक टॉर्क, और ये क्या था, टॉर्जनल टॉर्क। तो यहाँ से इन्होंने थीटा सी को के कहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन ए, हमने लिखवाया होगा बी ए एन, थोड़ा पढ़ने में आसान रहता है, बी ए एन बैन हो गया, यहाँ बैन अपॉन सी इनटू क्या हो जाएगा यहाँ से आई, बैन अपॉन। अगला क्वेश्चन है, a galvanometer resistance is 70 ohm is converted into an ammeter by a shunt resistance RS 0.03 ohm, the value of its resistance will be। तो बहुत ध्यान से, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में लगे हैं। गैल्वेनोमीटर कैसे पता पैरेलल में, एमीटर के लिए पैरेलल में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 70 ओम, और इसके पैरेलल में हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस डाला, कितना, 0.03 ओम। अब इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मान लो ये क्या है, R है और ये क्या है, G है, दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, 70 इंटू 0.03 अपॉन 70 प्लस 0.03। हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 7 21 21 और ये 0 और ये 2.1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 70.03 और ऐसे में 70.03, ऐसे में इसका जो आंसर बन जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन था, तो ये कितना आ जाएगा, 70.03, तो 7 या 21, कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये कितना रह जाएगा, 0.03, यानी आंसर क्या होगा, 0.03 हो गया। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय। तो ध्यान से, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, थीटा अपॉन वी होती है, और यहाँ से ये क्या होता है, बी ए एन अपॉन क्या होता है, सी आर। अब इन्होंने पूछा है, इसमें से इसी का रेंज पूछा, तो सी के स्थान पे यहाँ पे के दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, के आर हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द वोल्टमीटर सर्किट के लिए क्या होगा, यहाँ से करंट आई एंट्री करी है, इस वाले केस में ऐसे हमने गैल्वेनोमीटर बनाया, यहाँ पर ये शंट वायर लगा हुआ है और यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ठीक बात है, और यहाँ से करंट टोटल कितनी एंट्री कर रही थी, आई, ये जाएगी आई, दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगी, इधर चली जाएगी क्या, आई जी, और इधर क्या चली जाएगी, आई माइनस आई जी। तो अब ये, और ये क्या है, आर एल, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू क्या हो जाएगा, आर एल, दिस इज इक्वल टू आई जी, जी प्लस क्या हो जाएगा, एस, यहाँ का शंट रेजिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा आंसर आपका कौन सा, सी, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, a galvanometer with a coil has a resistance of 12 ohm shows the full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. The ratio of the net resistance of an ammeter ranges 0 to 7.5 ampere and the voltmeter ranges to 10 volt is। अरे यार, दोनों का अलग अलग करके हमें निकालना पड़ेगा, तो ध्यान से समझने वाली बात है। अपना पहले जो गिवन डेटा उसे नोट कर लें ताकि कैलकुलेट करना आसान हो जाए। हमारा G इक्वल्स टू कितना गिवन है, 12 ओम गिवन है, और हमें क्या गिवन है, G इक्वल्स टू 12 ओम गिवन है, और हमें गिवन है करंट IG इक्वल्स टू कितना गिवन है, 2.5 मिली एम्पीयर, बोले तो इनटू 10 टू दी पावर कितना, -3 गिवन है ना। और फिर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है अमीटर की रेंज गिवन है। अमीटर की रेंज क्या गिवन है अपने को, अमीटर की रेंज गिवन है I इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है कितना, 7.5, I की रेंज हमें क्या गिवन है, 7.5 गिवन है, और तब इसके लिए रिलेशन बन करके हमें मालूम है, एम्पेयर के लिए हमें रिलेशन मालूम है, ऐसे इक्वल्स टू क्या होता है, G इंटू आई जी अपॉन आई माइनस क्या हो जाता है,
आई जी हो जाता है। वही वाली बात होगी जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। अब इसके लिए जरा वैल्यूज रखें, इसके लिए वैल्यूज रखें तो हमारा जी की वैल्यू कितना है 12 ओम और आई जी की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन आई की वैल्यू कितनी गिवन है 7.5 7.5 माइनस कितना हो जाएगा आई जी बोले तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा 3 10 पावर -3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यार। इसको में से इसको माइनस करेंगे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क का फर्क ही नहीं पड़ेगा, सीधी बात ही बोलो। और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 या 75, तो ये फाइनली एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मैं इसको लिख सकता हूँ 12 इंटू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन कितना हो जाएगा 7.5, क्योंकि 7.5 में से 2.5 इंटू 10 पावर -3 यानी कि 0.0025 तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर आएगा ही नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये रह जाएगा। और अब यहाँ से क्या हो गया 3 और एक यहाँ से 3 इंटू 4 तो ऐसे जी को कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 इतना क्या हो जाएगा ओम। इसका ये क्या रहा शंट वायर के क्या रहा है रेजिस्टेंस। और इसका तब आर नेट कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में लगे होते हैं तब आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट होता है कितना, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूले में यूज किया था, ये क्या हो जाएगा आर इंटू क्या हो जाएगा एस अपॉन आर इंटू एस नहीं बल्कि यहाँ पे एस इंटू जी, सॉरी जी है तो जी इंटू एस अपॉन क्या हो जाएगा जी प्लस एस। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 4 अपॉन 12 प्लस 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। फिर से डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिर ये आ जाएगा कितना, फिर ये कितना आ जाएगा आर नेट इज इक्वल टू एक बार फिर से 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 ओम। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी आया था कि उसके शंट वायर लगाने से पैरेलल रेजिस्टेंस में यानी कि एमीटर बनाते टाइम पे रेजिस्टेंस पे नेट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें मालूम है पोटेंशियल के लिए पोटेंशियो जब हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो V इक्वल क्या रहता है आई और ये क्या रहता है G प्लस आर, यहाँ पर आई G प्लस क्या रहता है आर। और अब हमें यहाँ से पता चला कि V अपॉन आई दिस इज इक्वल क्या हो गया G प्लस आर, तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से V अपॉन आई माइनस क्या हो जाएगा G हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर लेंगे और अब वैल्यूज रख दें तो यहाँ का रेजिस्टेंस R इज इक्वल कितना हो जाएगा, V की वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, क्वेश्चन कहाँ गया 10 वोल्ट गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पर हमें कितना गिवन है 10 वोल्ट गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है 10 अपॉन आई की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस जी की वैल्यू कितनी गिवन है 12, जी की वैल्यू कितनी गिवन है 12। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ये -3 2.3 है तो ये हो जाएगा कितना, इसको जीरो यहाँ से ये जीरो बढ़ा दिया तो 25 चौका 100 4 तो ये हो जाएगा 4000 माइनस 12 तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4000 माइनस 12 बोले तो 3988 इतना ओम आ जाएगा, 3988 ओम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हाँ। और अब यहाँ से आर नेट कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में जुड़े होंगे तो आर नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3988 प्लस 12 तो ये कितना आ जाएगा 4000 ओम। यहाँ तक ध्यान में आ गया होगा। अब जब हमने इसको क्या बनाया था, हमसे पूछा क्या गया था द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर का और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस का रेशियो। तो अमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया था इतना और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया इतना, इन दोनों का रेशियो अगर हमसे पूछा जाए आर नेट इसे अमीटर कह दीजिए और इसे आर नेट वोल्ट मीटर कह दीजिए जो हमसे पूछा गया था। तो आर नेट अमीटर अपॉन आर नेट वोल्ट मीटर दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर +3, ये 4 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 10 पावर -6, ये रेशियो है।
यानी कि जो आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी फॉर अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल जी इज गिवन बाय। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन है, तो हमें ध्यान था करंट सेंसिटिविटी एस करंट सेंसिटिविटी को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, एस आई से। एस आई इक्वल्स टू क्या था, बी एन ए अपॉन सी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या था, बी ए एन अपॉन आर सी। उन दोनों में जब हम रिलेशन पाएंगे तो आर मल्टीप्लाई यानी कि क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी एस आई इज इक्वल्स टू क्या था, थीटा अपॉन आई, और वोल्टेज सेंसिटिविटी एस वी इज इक्वल्स टू क्या था, थीटा अपॉन वी। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो एस आई अपॉन एस वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन आई अपॉन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, वी। यहाँ से थीटा कैंसिल हो गया, वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर। यहाँ पर क्या गिवन है, जी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा एस वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एस आई अपॉन जी। ये रिलेशन है दोनों में, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a current loop of radius r carrying a current anti-clockwise current I is placed in the magnetic field parallel to the yz plane। जो करंट है, जो करंट कैरिंग लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट कैरी कर रहा है, और कहाँ रखा है, करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस r carrying anti-clockwise current I is placed in a plane parallel to the yz plane। यानी ये ऐसे रखा गया है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे करंट लेकर के जा रहा है। Then the magnetic field at the point on the axis of the loop is given by, तो फार्मूला था सीधा इसके एक्सिस पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूरा डेरिवेशन बताना पड़ेगा। dl पार्ट है, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसका फार्मूला अपने को ध्यान होगा। यहाँ पर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जितने ऊपर के कंपोनेंट थे सब कैंसिल हो जाते थे, इधर वाले कंपोनेंट सारे ऐड हो जाते थे, तो इंटीग्रेट करके यहाँ का जो रिलेशन आ जाता है वो क्या आ जाता है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू क्या हो जाता है, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर कितना 3/2, और इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव आई के अलोंग, तो ये बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, और ये क्या हो जाएगा आई कैप। यानी आपका आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर सही हो गया सी। अगला क्वेश्चन है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर PQR is bent into form a right angle as shown, a current I flows through POR ऐसे गया, और इसके बाद फिर दूसरा the magnetic field due to the current at the point M is H1, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, H1। तो OR की वजह से तो होगा नहीं, OR की वजह से तो होगा, OR नहीं QR, सॉरी ऊपर लिखा है OR नीचे लिखा QR, कोई बात नहीं। तो QR की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, केवल PQ की वजह से होगी। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एट पॉइंट M is H1, नाउ अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कंडक्टर QS is connected at Q so that the current is I1/2 in QR as well QS, the current in the PQ remaining unchanged। ठीक है, PQ में कोई करंट नहीं बदली। The magnetic field at the M is H2, the ratio of H1 upon H2। बहुत प्यारा है, वन एंड टर्मिनल पोजीशन वाला जो हमारा था, ऐसे था करंट, इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक करंट कितनी गई है, यहाँ पर करंट कितनी गई है I, और यहाँ से आगे करंट कितनी गई है I/2। इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिलने वाली नहीं है, तो इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से वन टर्मिनल के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था, ध्यान करिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था, आपको ध्यान होगा वन टर्मिनल के बगल में जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था, ऐसे कंडक्टर लिया था ना, ऐसे कंडक्टर लिया था, करंट आई है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आई अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है दे रखा है इन्होंने, कुछ भी दे रखा हो, मान लो आर दे रखी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ये क्या हो जाएगा आर गिवन है। और दूसरी तरफ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और संयोग से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है तो मेंशन नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में मान लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर QS is connected and so that current I by 1/2 QR as well QS, the current in PQ remaining unchanged। अच्छा आगे आगे करंट चली गई ऐसे, तो इसकी वजह से इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी इतनी इसी टर्म में आएगी, इसे मान लो V1 कह दिया, उसे V2 कह दिया, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और I की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पर I/2 हो गई है, I की वैल्यू कितनी हो गई है, करंट I/2 हो गई है, अपॉन ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तब इतने की वजह से, और जब इन्होंने कहा कि so that the current 1/2 the current in PQ remaining unchanged, the magnetic field at M is now H2। अब जो H2 मैग्नेटिक फील्ड है ये तो था सीधा सीधा H1, और जो H2 है H2 वो है वो दोनों का एडिशन है, वो इन दोनों का एडिशन है, चूंकि नेट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना आ जाएगा I बाई R, और ये क्या आ जाएगा 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा H2 ये कितना आ जाएगा 3/2, और ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R। अब H1 अपॉन H2 निकालना है, H1 अपॉन H2, तो H1 कितना हो जाएगा B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R अपॉन 3/2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 2/3, तो H1 अपॉन H2 ये जो कितना आ जाएगा 2/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा C, इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है a polygon shaped wire is inscribed in a circle of radius r, the magnetic induction at the center of polygon when the current flows through the wire is। बहुत बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा पॉलीगन के ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है, और जब हमने इसको पॉलीगन बनाया तो ऐसे बना, मान लो दो साइड्स दो कॉर्नर थे, इनके बीच का एंगल ये क्या होगा फाई, तो फाई कितना होता है 2 पाई, पूरा एंगल होता है, अपन क्या हो गया जितने गन बनेंगे, मतलब क्वाड्रिलेटरल बना, 4 साइड्स वाला बना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 3 वाला बना तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और तब यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू आई, यहाँ से ऐसे हमने सॉल्व करा, इसको ऐसे आधा कर लिया, तो ये वैल्यू मान लो थीटा हो गई, तो थीटा क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा पाई अपॉन n हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा पाई अपॉन n आ जाएगा। और अब हमारे से पूछा गया है इसमें कि बताओ पॉलीगन शेप वायर इज इंस्क्राइब्ड इन, ये तो हमने एक अलग से मैथमेटिक्स इसके पहले बता डाला, अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ पॉलीगन शेप वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वायर इज। मैट्रिक्स से अब इसमें अगर हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर, तो एक साइड की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें, एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें। तो जरा ध्यान से देखना, मान लो ऐसे करंट इसमें आई है, तो इसके सेंटर पे ये एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ये वाली डिस्टेंस, इसको मान लो हमने स्मॉल r ले लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन स्मॉल r, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा, ऐसा हो गया। और अब यहाँ से हमने एक बात और लिखी, सर्कल का रेडियस मान लो r था, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा r cos थीटा,
और थीटा के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, पाई अपॉन एन। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस पाई अपॉन एन, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन एन। ये दोनों वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर के प्लेस पे क्या लिखना, आर कॉस पाई अपॉन एन, और इनटू 2 साइन पाई अपॉन एन, 2 साइन पाई अपॉन एन। यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और अब ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन पाई बाई एन अपॉन कॉस पाई बाई एन, और ये क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई एन। तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर इंटू कितना आ जाएगा, टेन पाई बाई एन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर हो जाएगा म्यू नॉट ऐसे। हाँ, ये एक साइड की वजह से हो गया, तो ऐसे एन साइड्स होंगी तो बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दूं, बी नेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई अपॉन क्या हो जाएगा, आर, और ये क्या आ जाएगा, 10 पाई बाई एन। ये हो गया आंसर, यानी ऑप्शन आपका मैच कर गया सी वाला। अगला क्वेश्चन है अ स्टेडी करंट आई फ्लोज इन अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ रेडियस, a steady current I flows in a small square loop of wire of side L in a horizontal plane. The loop is now folded about its middle point such that the half of it lie in a vertical plane. Let mu1 and mu2 respectively denote the magnetic moments due to the current loop before and after folding, before folding and after folding, then इनका रेशियो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से, जब हम इसको फोल्ड नहीं किए थे तब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहा होगा वो आई ए रहा होगा, और ए क्या रहा होगा, उसके साइड का स्क्वायर, यानी कि जब ये ऐसे रहा होगा, ऐसे मान लो रहा होगा, तब इसका क्या μ1 इज इक्वल टू क्या रहा होगा, आई इंटू ए, और इसका साइड अगर ए है, ये ए है, तो μ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर। और बाद में जब इसको फोल्ड करा ना, तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया होगा कि ये ऐसे था तो ये वाला हिस्सा ऐसे आधा ऐसे रह गया, ऐसे रह गया, और जब इसको आपने फोल्ड कर दिया तो ये बिल्कुल ये यहाँ से ऐसे हो गया, ये यहाँ से ऐसे हो गया, और अब ये ऐसे आ गया। जब ऐसे आपने इसको बना दिया, थोड़ा और टिल्ट करके बनाओ, नहीं लगेगा कि इसमें से आधा तो ये लोग खा गए, ऐसे आ गया। जब ऐसे बना दिया तो अब ये कितना हो गया, a/2, और ये साइड कितनी हो गई, a/2, और तब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये कितना हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। मतलब ऐसे हो गया, ये वाली साइड मान लो इसको L मान लिया, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, a स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, यानी क्या हो गया, ये a स्क्वायर बाई 2। और जब हमने ये क्या था, L स्क्वायर, ये क्या था, L स्क्वायर, तब हमने जब यहाँ पे लिया L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो L बाई रूट 2, L बाई रूट 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, L बाई रूट 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, ठीक बात तो है, L बाई रूट 2 हो जाएगा। और अब ये एरिया कितना हो जाएगा, तो L इंटू ए, एरिया a डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इंटू ये a बाई रूट 2, L इंटू ए, और L की वैल्यू कितनी है, a बाई रूट 2 इंटू क्या आ जाएगा, a बोले तो a स्क्वायर, ये a डैश हो जाएगा। तो μ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इंटू ए स्क्वायर बाई रूट 2, और इन दोनों का रेशियो μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2 बाई 1। ऐसा हो गया क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है a coil is in the shape of an equilateral triangle of side A of side L is suspended between the pole piece of a permanent magnet such that B is in the plane of the coil if due to a current I in the triangle torque tau acts on it the side L of the triangle is कोई दिक्कत नहीं है यार टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न तो 1 मान लिया हमने अगर हमने इसमें तो इसका जो टॉर्क आ जाएगा वो क्या होगा टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी आई एन ए और हमें बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें सीधी कितने गिवन है हमें गिवन है बी मैग्नेटिक फील्ड बी ही गिवन है और करंट कितना गिवन है आई गिवन है और नंबर ऑफ टर्न कितना गिवन है नंबर ऑफ टर्न भी 1 गिवन है ये तो सब हो गया और एरिया है एरिया 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट यानी ये कितना हो जाएगा 1/2 इनटू एल इनटू ये क्या हो जाएगा L √3/2 L बाई तो ये कितना आ जाएगा टॉर्क टाउ और पूछा क्या गया था हमसे भैया तो करंट द साइड L पूछा गया है तो यहाँ से ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ से ये टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बी आई और ये क्या हो जाएगा L² √3 कितना हो जाएगा ये 4 यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी L² इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू टाउ अपॉन बी आई √3 ये क्या हो जाएगा बी आई √3 और ये L² की वैल्यू थी तो L इक्वल कितना हो जाएगा इसी का रूट तो हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट में टॉक टाउ अपॉन ये क्या हो जाएगा बी आई √3 ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन डिनोमिनेटर में √3 बी आई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है the magnitude of the magnetic field at the center of the tightly wound 150 turn coil of radius 12 cm carrying a current of 2 ampere is बहुत सुंदर ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन है फिर से मैं पढ़ूं क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टाइटली वुंड 150 टर्न एकदम सीधा क्वेश्चन फार्मूला बेस है B इक्वल टू क्या होता है μ0/2 I/R और नंबर ऑफ टर्न तो Ni/R तो μ0/2 यानी कि एक्चुअली में ये इसकी वैल्यू कितनी थी 4 पाई × 10⁻⁷ अपॉन क्या हो गया 2 × I की वैल्यू कितनी थी I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर इनटू n कितना है 150 टर्न्स अपॉन रेडियस कितना है रेडियस 12 सेंटीमीटर 12 × 10⁻⁻2 इसको सॉल्व करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 3 12 और इसको सॉल्व करोगे तो 3 50 तो ये कितना आ जाएगा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या 50 3 15 हाँ ठीक बात है मैच कर रहा है ये हो जाएगा कितना पाई इंटू कितना आ जाएगा 50 × 10 टू दी पावर यहाँ क्या बचा था -5 इसको कर देंगे तो 5 पाई इंटू 10⁻⁻4 ऐसा हो गया और ये कितना आ जाएगा 5 × 3.14 इंटू 10⁻⁻4
इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 3 15 और 14 5 70, तो 15.7 इंटू 10⁻⁻4 इतना टेस्ला, या इसी को हम कह देंगे 15.7 गॉस। अगला क्वेश्चन है, a circular current loop of magnetic moment M is in an arbitrary orientation in an external magnetic field B. The work done to rotate the loop by 90 degree about an axis perpendicular to its plane. Work done perpendicular to its plane. ऐसे करने में तो यार कोई वर्क ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ टॉर्क लगेगा ही नहीं। जब ऐसे रोटेट करते, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब रोटेट करते तब वर्क होता है, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, तो ये सर्कुलर लूप, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, magnetic field at the center of the circular loop of area A is B. The magnetic moment of the loop will be, the magnetic moment of the loop will be, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई, m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए होता है, I इंटू ए होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए होता है, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर लूप की क्या होती है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू, हाँ सर्कुलर लूप था तो क्या होता है μ0/2 I अपॉन क्या हो जाता है a, I अपॉन a हो जाता है। हमसे पूछा क्या गया है, किसके टर्म में, b के टर्म में पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, यहां से I निकालना, यहां से I निकालना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपॉन, हमसे पूछा क्या गया है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, यानी यहां से I निकालो, यहां से I निकाल के यहां रख दो, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू 2 इंटू ए अपॉन क्या हो गया म्यू नॉट, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, m इक्वल टू कितना हो जाएगा b, I के प्लेस पे b 2 इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा म्यू नॉट, और एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो अगर सर्कुलर लूप है, एरिया ए सर्कुलर लूप, तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई ए स्क्वायर आ जाएगी। और मुझे लगता है इन्होंने एरिया के टर्म में दिया है, इसको एरिया के टर्म में दिया है, तो इसको एरिया को एज इट इज रखो, ये हो जाएगा आई इंटू ए, इस ए को हटाओ, इस स्मॉल ए को हटाओ, ए इक्वल टू क्या होता है पाई ए स्क्वायर, तो यहां से हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू ए अपॉन पाई, और इस पूरे के पावर कितना 1/2, वैल्यू ऐसे रख दिया, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा बी, यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा 2b, और a के प्लेस पे क्या हो जाएगा a अपॉन 1/2 इंटू ए अपॉन ये रहा म्यू नॉट अपॉन पाई की पावर 1/2, तो ये पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b a की पावर 3/2 अपॉन म्यू नॉट, और ये क्या आ जाएगा पाई 1/2। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फॉर हाइड्रोजन एटम which one of the following figure correctly shows the direction of the magnetic moment related to the revolving electron। तो बहुत ध्यान से भैया, ऊपर वाला जो सबसे पहला ए ऑप्शन है उसके लिए क्या हो गया, करंट ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक करंट इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसकी वजह से जो करंट बन रही होगी उसके अपोजिट बन रही होगी, तो अंदर की तरफ होगी, लेकिन इसमें बाहर की ओर दिखा रहा है। दोबारा से इसमें क्या दिक्कत है कि भाई बी वाले में
बी वाले में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे चल रहा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे दिखा दिया, लेफ्ट की ओर दिखा दिया, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अंदर बाहर होती तो कोई बात निकल करके आती। अब यहाँ पे ये वाला ठीक है, सी वाला आंसर ठीक है। मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन ऐसे, करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन ऐसे है, इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनसाइड होगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 5.2 into 10 power minus 11 and produces a magnetic induction 12.56 Tesla at the center. The current produced by the motion of the electron will be, याद होना चाहिए, हमने बताया था बोहर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट सेंटर पे कितनी होती है, 1 मिली एम्पेयर के आसपास होती, 1 मिली एम्पेयर। इसमें आंसर एक ही मौजूद है, इसमें आंसर एक ही मौजूद है, 1.04 into 10 to the power minus 3 एम्पेयर यानी 1 मिली एम्पेयर। ऐसा हमने पहले से डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बार डिस्कशन कर देता हूँ। हमें फार्मूला मालूम है, हमें फार्मूला मालूम है, V इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2, और क्या हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 2, और यहाँ से क्या हो जाता है, I अपॉन क्या होता है, R, म्यू नॉट अपॉन 2 और I अपॉन क्या हो जाता है, R हो जाता है। और अब सारी वैल्यूज हमें I निकालना है, B की वैल्यू हमें मालूम है 12.56 टेस्ला होती है, या यहाँ पे गिवन भी है 12.56 टेस्ला। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट यानी कि 12.56, एक बार फिर से 12.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन क्या हो गया 2 इंटू I हमें निकालना ही निकालना है, और R कितना है 0.52, इतना एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू दी पावर माइनस 10, 0.52 यानी 10 पावर माइनस 10। इसमें जो वैल्यू गिवन थी वो कितने गिवन थी, ये गिवन थी 5.2 into 10 पावर माइनस 11, तो हमने ऐसे रख दिया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो भैया सीधा सीधा ये तो कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये इसको दोगुना से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 4 आ जाएगा, 104 आएगा ना, 104। जैसे जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से 1.04 into 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -3, या हम इसी को कभी कभी इसको रटे रहे हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। ये रटी हुई वैल्यू होनी चाहिए। बोहर इलेक्ट्रॉन की, बोहर इलेक्ट्रॉन की करंट कितनी होती है, बोहर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कितनी होती है सेंटर पे, 1 मिली एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है, magnitude of the angular magnetic moment associated with the revolving electron in a hydrogen atom will be। तो आपको याद होना चाहिए ये वैल्यू, इसमें से कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। म्यू एल इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन 2me, E अपॉन 2me, और जब वेक्टर फॉर्म करेंगे, वेक्टर फॉर्म करेंगे तो म्यू एल, वो जो हमने रेशियो पढ़ा था ना, कौन सा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, म्यू एल अपॉन एल, म्यू एल अपॉन एल हमने पढ़ रखा है, म्यू एल अपॉन एल पहले से हमने पढ़ रखा है क्या, म्यू एल अपॉन क्या हो जाता है यहाँ से, म्यू अपॉन या एम अपॉन, हमने एल करके गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमने क्या पढ़ रखा है, ई अपॉन क्या होता है 2m, और जब इसका वेक्टर फॉर्म एल को इधर की तरफ लेके जाओगे तो म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई अपॉन 2m इंटू क्या हो जाएगा एल, ये इसका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। अगला क्वेश्चन है, a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside the solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given 0.27 Tesla. What is the magnetic force in the wire? कोई बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, अपने को कुछ नहीं करना है, IBL लगाना, क्या लगाना है, IBL लगाना, वैल्यू रखो, आंसर ले लो। I कितना है, उसमें जो करंट अंदर है उसमें है 10, फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू IBL, तो I कितना है 10, और B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है 0.27 इंटू लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया -2, तो 27 क्या हो गया 81, यानी 8.1, 27 81 माने 0.81 आ जाएगा, 0.81 इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -2, बात ध्यान में आती होगी, इतना ये इसका हो गया आंसर, यानी कि आंसर हो गया बी।
अगला क्वेश्चन है, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट्स 8 एम्पीयर एंड 5 एम्पीयर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, स्टेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन आ गया भैया। कौन सा क्वेश्चन? आपको ध्यान होगा वो एम्पेयर की डेफिनेशन वाला फार्मूले पर जो बेस क्वेश्चन था। क्या हो गया यहाँ से? मैग्नेटिक सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन क्या होता है? R। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यानी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू I1 I2। करंट कितना है? एक में 8 है, एक में 5 है, तो कितना हो गया? 40 अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? R सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया? अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू इन्होंने कहा कितने सेंटीमीटर के लिए? फॉर सेक्शन 10 सेंटीमीटर के लिए। तो फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दें हम, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दहाइयां में 40 और 10 पावर माइनस 2 कैंसिल होकर के 10 पावर माइनस 5 बचेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 5, 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 और एक इसके लिए 10 सेंटीमीटर के लिए, एक इसके लिए 10 सेंटीमीटर के लिए इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। और जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगता है? अट्रैक्टिव। किसने बताया? इसमें कंफ्यूजन बहुत बच्चों को हो जाता है कि सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, तो जैसे सिमिलर पोल, आपको लगता है ना कि सिमिलर पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो सेम डायरेक्शन में करंट कैरिंग कंडक्टर ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करने वाले कंडक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। रट डालिए, अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल रट डालिए। और जरा देखो यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट I1 इधर जा रहा है, इसकी वजह से इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर प्लेन इनसाइड, तो इसमें फोर्स किधर लग रहा होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। हमारे लिए यहाँ पे, आपके लिए भी ये क्या हो गया? टुवर्ड्स लेफ्ट। और ऑन द अदर हैंड इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? परपेंडिकुलर द प्लेन आउटसाइड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है और करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो एक बार फिर से जरा देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है? F, ये है B, ये क्या है? I। B किधर हो गया? ऊपर। ऐसे इसमें फोर्स एक बार किधर की तरफ हो गया? इधर की तरफ। दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ हैं। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स है। बच्चा लोग, अट्रैक्टिव फोर्स है। बहुत बड़ी गलती कर देते हो। हाँ, गलती नहीं करते। हाँ, बार बार ध्यान में आता है इनको कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम पोल है, सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन सेम डायरेक्शन में करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल नहीं, अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर 5 has 5 layers of winding of 400 turns each. The diameter of the solenoid is इतना diameter से solenoid का कोई मतलब ही नहीं होता। If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of the B magnetic field inside the solenoid near its center। तो कोई बात नहीं भाई, फार्मूला रखो, आंसर ले लीजिए, कोई गड़बड़ बात नहीं है, गड़बड़ बात नहीं है। रखिए फटाफट फटाफट रख डालिए यहाँ से। B equals to mu naught Ni, B equals to mu naught Ni, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B equals to mu naught, और ये क्या आ जाएगा? Ni। यहाँ पे N क्या दिया? नंबर ऑफ टर्न दिया है ना, नंबर ऑफ टर्न दिया है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ रखिए। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यानी N अपॉन L इंटू क्या हो जाएगा? I वैल्यू रखिए। ये क्या हो गया? 12.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और नंबर ऑफ टर्न कितना? 400 अपॉन लेंथ कितनी गिवन है? 80 सेंटीमीटर। 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू I। करंट कितनी गिवन है? करंट का कितना गिवन है भैया? करंट 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। ऐसे एक फ्लावर नहीं, इन्होंने कहा कि हैज 5 लेयर्स ऑफ ईच बाइंडिंग इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया? भैया 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 ये कितना आ जाएगा? इसका सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8 दहाइयां 80। ठीक बात है, कट ही गया सीधा सीधा। और क्या हो जाएगा यार? और ये हो जाएगा 4 5 20, ये 10 टू दी पावर माइनस 2
और ये 10⁻⁷ तो 10⁻⁵ बचेगा, और यहाँ से 10⁻2 और कैंसिल होकर के इसको कम कर देगा, 10⁻³ कर देगा। और अब ये 4 पंजे 20, ये क्या हो गया 4 पंजे 20, और फिर से इसको 10⁻1 कम कर देगा, 10⁻2 आ जाएगा। और अब बचा 2 से इसको मल्टीप्लाई करना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा भैया 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 भैया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा कितना, 25.12, 25.12, 12×24, हाँ 25.12 इंटू 10⁻⁻ कितना -2, कितना टेस्ला। ये आंसर हो गया मुझे लगता है, हाँ ये आंसर है, ये आंसर है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेगा, हाँ ठीक बात है। 25.12 इंटू, एक पावर कहीं गड़बड़ कर रहा है क्या, आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है। एक बार जरा फिर से पावर मैच करके देख लो भाई, यहाँ पर -5 था, यहाँ पर क्या था -5 था। अच्छा ये डिनोमिनेटर वाला एक पावर रह जा रहा है, ये 10 रह जा रहा है, ये छूट गया 10, ये ऊपर जाएगा अपॉन 10 ऐसे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2.512 इंटू 10⁻⁻2 कितना टेस्ला, ठीक है ना। आंसर हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया ए। तो मुझे लगता है कि हमने 49 सवाल कर लिए हैं किसके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के। आप कहीं न जाइए, मेरे साथ बने रहिए, रेगुलर क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो शुभचिंतक हो ना उनको भी ये चैनल के लिंक जरा भेज दो यार, वीडियो की लिंक भेज दो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, एकदम से कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपसे बस केवल एक ही निवेदन कर रहा हूँ, एक लाइक दे दो, एक कमेंट कर दो, एक जने सब्सक्राइब करो, हाँ इसमें कंजूसी नहीं करते, बहुत अच्छे से आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जेईई मेंस और नीट के बच्चों के लिए ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक बने रहिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ मांगना हो आपको, इन क्वेश्चंस की शीट को आपको चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी लिख दो या अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे लिख करके भेज दो। मेरा नंबर बार बार फ्लैश कर रहा होगा, उसी नंबर पे आप अपना नाम लिख करके भेज दीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन बुकलेट एज इट इज आपको मिल जाएगी। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक आप मेरी ही प्रतीक्षा में बैठे रहिए, क्वेश्चन करते रहिए।